नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली न करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इजाजत दी है कि वो इस मामले में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। शुक्रवार को जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि यूपी के निजी स्कूलों से फीस वसूली ना करने को लेकर योगी सरकार को शासनादेश जारी करने के लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि इस सुविधा और इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। याचिकाकर्ता ने इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कोरोना काल में सभी स्कूल्स बंद हैं, स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से आदेश जारी कर बच्चों की स्कूल फीस माफ कर देनी चाहिए। इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि स्कूलों के बंद होने के बावजूद ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। बच्चों को वीडियो और दूसरे माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में छुट्टियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, फिर जाओ हाई कोर्ट के द्वार। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको दिखा देते हैं। क्या है याचिकाकर्ता की मांग, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हैं, तो ऐसे में फीस जो है वो नहीं लेनी चाहिए। स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, तो फीस किस बात की ली जा रही है। इसी के साथ क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता का, सरकार की ओर से आदेश जारी कर फीस माफ कर देनी चाहिए। हाई कोर्ट का जवाब इस पर क्या था। स्कूलों के बंद होने के बावजूद ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बच्चों को वीडियो और दूसरे माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। इसी के साथ हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। स्कूलों के बंद होने के बावजूद ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बच्चों को वीडियो और दूसरे माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। जहां याचिकाकर्ता की मांग है कि फीस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्कूल जो थे वो बंद थे, ऐसे में फीस लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो वहीं हाई कोर्ट का इस पर जवाब है कि स्कूल बंद थे ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि स्कूल बंद रहने के बावजूद स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस दी गई, बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाया गया और बच्चों ने भी पढ़ाई की। तो ऐसे में ये कहना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अभिभावक सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद दोबारा दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में याचिका। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नहीं की और दोबारा हाई कोर्ट जाने की यहां पर बात कही है और यह भी कहा कि हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर आपकी सुनवाई होगी। वहीं आपकी अगर कोई राय है या फिर आपको कोई प्रश्न है, उनके जवाब आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ मौजूद होंगे जो आपकी बातों का जवाब देंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हमारी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी जो समस्या है उनको पूछ सकते हैं। आपकी जो डाउट्स हैं इस मामले में वो आप पूछ सकते हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस मुद्दे पर, वो आप अपनी सामने रख सकते हैं। तो प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए आज जो है फोन लाइंस खुली हुई हैं। आज इस मुद्दे पर अपनी राय वो रख सकते हैं और उनके इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं ड्यू के। इसी के साथ हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। इसी के साथ हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं स्कूल एसोसिएशन लखनऊ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी प्रमोद कुमार जी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, ये कहा है कि अब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट में आपकी फिर से सुनवाई होगी। ऐसे में अभिभावकों के पास अब क्या कुछ रास्ता बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती ही दी थी, लेकिन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने गेंद जो है हाई कोर्ट के पाले में डाल दी। देखिए मैडम, ये तो स्पष्ट हो गया है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
जस्टिस खानविलकर साहब और खन्ना साहब की जो बेंच है, गुप्ता साहब की बेंच में, उन्होंने ये क्लियर कहा कि भाई ये मसला आप स्टेट लेवल में आप ज़्यादा अच्छा से उसकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि हर स्टेट का अपनी अपनी प्रॉब्लम है। और जैसा देखे होंगे कि हर स्टेट में कम से कम गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें वो कहा है, किसी ने कहा स्कूल फी आप केवल नहीं ले सकते हैं, किसी ने कहा डेवलपमेंट चार्जेज आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी ने कहा है कि नहीं आप फी हाइक नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी स्कूल किसी ने फी हाइक कर दिया है, किसी ने जो है और चार्जेज ले रहा है और सारे के सारे जो है चार्जेस उसमें कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेट का जो डिफरेंट इशू है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि उस स्टेट का जो हेड है, जो माननीय सर्वोच्च हाई कोर्ट होता है, वो इस मसला को ज्यादा अच्छा से देखेगा और उसके हिसाब से करेगा। अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दो तरह की प्रॉब्लम था। एक तो अभिभावक के लिए भी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके लिए भी दिक्कत है। देखिए, मान लेते हैं स्कूल आप फी कर देते हैं आज 6 महीने के लिए, तो उनको स्कूल चलाना है, उनको भी फी देनी होती है और भी जो है खर्चा तो है। अब जैसे स्कूल वो बस हैं, तो बस तो वो चल रहा है उसमें, और उनको ड्राइवर का उसमें भी फी देना होता है, तो स्कूल नहीं चल सकता है। तो ऐसी स्थिति जहां एक दुविधा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में, और चूंकि हर स्टेट का अलग अलग मसला है, तो उसने कहा कि आप हाई कोर्ट में आप जाइए, हाई कोर्ट में इसको विस्तृत से इस पे आर्गुमेंट होगा और उसके बाद जो है जो माननीय हाई कोर्ट जो निर्णय सुनाएंगे उसके हिसाब से होगा। तो अभिभावक के पास अभी बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के वो उनको अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। एक दूसरी जो चीज है, ये मुद्दा कॉमन पर्सन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा पढ़ा और हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, वो कोई कुछ किन्हीं का जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा भी होगा, बहुत कम भी होगा। तो ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है और न्यायालय की भी जिम्मेवारी बनती है कि इवन डाउन टू वर्थ जो फैमिली हैं, उनके भी बच्चे फी के बगैर वंचित ना हो शिक्षण संस्थानों से, तो उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे के बगैर किसी का जो फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन है, उसको कर्टेल किया जाए। एक दूसरी चीज जो है, आप देखेंगे कि एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, वो हमारे यहाँ बड़ा पिछले करीब 20-25 सालों में घौच पौच हो गया है। वो आप सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देती रही है। आप चाहे किसी भी स्टेट को लीजिए, आप इधर सुने होंगे दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे तो वो भी 0/0 है, कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं कर रही है। और यही वजह है कि केवल एक जिनकी कोई माली हालत नहीं है, बिल्कुल डाउन टू वर्थ हैं, तो उनकी लाचारी है, वो जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अदरवाइज जो एक सामान्य वर्ग के भी बच्चे हैं, वहां पे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को रिस्क नहीं लेते हैं। मैं आपको शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, रिस्क वर्ड की, क्योंकि वो देखते हैं कि वहां बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, बल्कि वहां पर बच्चे की बर्बादी हो रही है। ना तो वहां शिक्षा का कोई माहौल है, ना ही किसी तरह का वहां एक जो बच्चे को उत्थान की बातें बताई जा रही है, ना ही उसमें जो है गवर्नमेंट उस पर कोई माकूल ध्यान दे रही है। टीचर सैलरी ले रहे हैं पूरा और वहां पे ऐश कर रहे हैं। किसी को, किसी भी सरकार को, आई एम सॉरी टू से, किसी भी सरकार ने आज शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज जो है शिक्षा संस्थान एक केवल बिजनेस माध्यम हो गया है, जबकि जब प्राइवेट स्कूल का एक कंसेप्ट लिया गया था, तो उसमें यह ध्यान रखा गया था कि ये एक चैरिटी है। आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। दीपक, बताइए क्या कुछ आपके सवाल है, क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मेरा सवाल अतुल श्रीवास्तव जी से है। जी। आगरा उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ है। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है कि जो पेरेंट्स फीस देने में अक्षम हैं, उनसे स्कूल प्रार्थना पत्र स्वीकार करें, और यदि कोई पेरेंट फीस नहीं दे पाता है तो भी उस बच्चे को ना तो ऑनलाइन क्लास से वंचित किया जाए, ना ही स्कूल से नाम काटा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आगरा के अंदर तमाम स्कूलों से नाम काटे जा चुके हैं। हमारी पापा एसोसिएशन 2 महीने से लगातार यहाँ प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा अधिकारियों के कानों पर छू नहीं रह रही है। ठीक है। अतुल जी, जवाब दीजिए। हाँ, दीपक जी को बताना चाहेंगे कि शासन आदेश आया है जिसमें ये क्लियर कहा गया है, जो भी सक्षम पेरेंट्स हैं वो लोग अपनी फीस जमा कराएंगे मंथली बेसिस से।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फीस छोड़ के, और पिछले साल की जो फीस है वही फीस चार्ज करेंगे। वो स्कूल वाले कर रहे हैं, पिछले साल की फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, उनको कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं ले रहे हैं, और मंथली बेसिस पे लेने के आदेश वो ले रहे हैं। वो सक्षम पेरेंट्स थे। असक्षम पेरेंट्स में जो 25% RTE के राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के तहत होते हैं, उन बच्चों को हम लोग उसके आधार पर अभी भी शिक्षा दे रहे हैं। फिर भी जो असक्षम पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बुकिंग है, खुला हुआ है स्कूल के सारे दरवाजे, तो वहाँ पे आए, अपनी एप्लीकेशन दें, अपनी परिस्थितियाँ बताएं, क्या पानी की स्थिति, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनका व्यापार कर रहे हैं, ITR दिखाएं, जो भी उनके पासबुक वगैरह दिखाएं। तो अगर वो जेन्युइन असक्षम है, ऐसा तो नहीं जो सक्षम है और असक्षम बन जाए, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है स्कूल वालों के लिए, कौन सक्षम है कौन अक्षम है। इवन हम लोग देख रहे हैं डिफेंस पर्सनल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बैंक एम्प्लॉई है, सचिवालय के पेरेंट्स भी असक्षम बन गए हैं और वो लोग स्कूलों में फीस नहीं जमा कर रहे हैं। उस स्थिति में स्कूल वालों को शासन आदेश के अनुसार उनका नाम काटने का अधिकार प्राप्त है। खाली उन गरीब बच्चों का जो असक्षम है, वास्तव में उनका व्यापार चला गया है, प्राइवेट नौकरी चली गई है, उनके लिए स्कूल हमेशा खुले, सरकार का आदेश मानते हुए उनको अभी भी उनको मतलब हर तरह की सहूलियत दे रहे हैं, उनको फीस में छूट भी दे रहे हैं, उनको फीस डिफर्ड भी करा रहे हैं, और वो आएंगे, उनका स्वागत है, उनको किसी भी तरह से किसी बच्चे की हो असक्षम पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये निश्चित करना पड़ेगा, वो पेरेंट्स उनका प्रूफ देना पड़ेगा असक्षम है, ये है। ठीक है, तो दीपक मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वहीं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अतुल, बताइए क्या कुछ आपको कहना है। मैडम, मैं सीधा कहूँगा कि देखिए, लॉकडाउन से और अब तक ये जो सरकार ने लॉकडाउन किया हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़ा हुआ। हम लोग जॉब करते थे, हमारी जॉब की सैलरियाँ कट गई, और लेकिन जो है स्कूल वाले फीस माफ करने को थोड़ी भी तैयार नहीं है, ऑनलाइन के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। तुरंत 4-4 घंटे हम लोग परेशान रहते हैं। उन्होंने तो एक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं कि अलीगढ़ इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक करिए। अब घर में पेरेंट्स उसको पूरे दिन कराते रहे, हम तो बड़े परेशान है, हमारी समझ नहीं आती ऑनलाइन। अतुल ठीक है, अतुल जी, यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, स्कूल की तरफ से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा अगर आप फीस नहीं भरेंगे। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, क्योंकि अभिभावकों की भी मजबूरियां हैं, लॉकडाउन के चलते वो भी नहीं कमा पाए हैं, कुछ तो उनकी भी नौकरियां गई हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल्स को भी समझना चाहिए। मैडम, यही तो हमने बिल्कुल से हम लोगों ने बात की। ठीक है अतुल, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अतुल जी। जी ठीक है, उनकी बात सही है। जो जिन पेरेंट्स की फैमिली नहीं मिलते, जॉब चली गई है, पैसा नहीं है, वो अपने स्कूल को प्रार्थना पत्र दें गवर्नमेंट के आदेश अनुसार, और उसमें अपनी पासबुक, अपना पैन नंबर दें, जिससे हम लोग वेरीफाई कर पाए कि इनके सैलरी पहले कितनी आ रही है, अब कितनी आ रही है। ये स्टेटमेंट हम लोग वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये प्रूफ हो जाए ये पेरेंट सक्षम है। हम लोग उसको डेफिनेटली सारे स्कूल जितने भी यूपी के सब स्कूल उन अभिभावक को या सक्षम है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फीस रिडक्शन कर रहे हैं, उनको पेमेंट डिफर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अतुल हम समझते हैं आपका जो सवाल थे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो हमारे साथ संजय सिंह बघेल भी जुड़े हुए हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं ड्यू के। संजय जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे में वो टीचर्स जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है लॉकडाउन के तहत, अपने घरों में अपने काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, उन्होंने भी पढ़ाया है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से ही क्यों ना हो, अब उनकी सैलरी भी देनी ज़रूरी है। तो लेकिन वहीं जो अभिभावक हैं वो भी परेशान है कि वो पैसा कहाँ से लाए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जी। वो इसलिए कि जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। कहते हैं जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका चुप हो जाए और अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, वहाँ हम सब के लिए चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वह है खबर पालिका। बिल्कुल। और खबर पालिका के माध्यम से एक आप जो है पेरेंट्स के लोगों की एक समस्या उठा करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, एक मैं पेरेंट्स के हिसाब से भी देख रहा हूँ और एक एकेडमिशियन के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। पेरेंट्स के हिसाब से जब हम बात करें तो ये देखिए, जब चालाकी की गई है, सबसे पहले तो ये पूरा फंडामेंटल से स्कूल जब बनाए गए तो जो प्राइवेट स्कूल बनाए गए उनका नाम रख दिया गया पब्लिक स्कूल, फला एक्स पब्लिक स्कूल, वाई पब्लिक स्कूल। ऐसे लगेगा ये सार्वजनिक लोगों के लिए, सबके लिए स्कूल हैं कि पब्लिक का स्कूल है। लेकिन उस पब्लिक स्कूल के पीछे चालाकी ये थे कि एक अच्छी खासी मोटी फीस
तय कर दी गई, जिसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। एक नई शिक्षा नीति अभी भारत सरकार ने जो लाई है उसमें कहा गया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हम इस तरह इस शिक्षा नीति में लाएंगे। अब ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, और वो कहा दुहाई दी जा रही है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शिक्षा वैसी ही ऑनलाइन, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ जी। मैं तो बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के बच्चों को। मैं महसूस करता हूँ कि बिल्कुल ये वैसी ही पढ़ाई है कि जैसे आप किसी को स्विमिंग सिखा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या ऑनलाइन में बता देंगे भैया ऐसे तुम डुबकी मारोगे तो ऐसे तैर के निकल जाओगे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन वाली जो शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ प्रैक्टिकल फेस टू फेस होना चाहिए, वो बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों को पड़ रहा है। दूसरी बात कि इसमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। हाँ। और अभी भाई साहब जी, जैसे भाई साहब प्रमोद जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में नहीं, आपको हम रोकना चाहूंगी बीच में। संजय जी, हमारे साथ अमित उपाध्याय जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं वाराणसी से। अमित, क्या कुछ आपके सवाल है, क्या कुछ आपको पूछना है, बताइए। जी, ये बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस, जबकि उन्होंने अपने आधे मास्टर लोग को छुट्टी दे दी है और आधे से ही वो क्लास करवा रहे हैं ऑनलाइन। और गार्जियन, देखो अमित उपाध्याय, गार्जियन से पूरी फीस ये वसूल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस का ये पूरी फीस क्यों ले रहे हैं? जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास की जो फीस होती है वो ठीक है अमित जी, ठीक है। अतुल जी, ये सवाल मैं देख रही हूँ सभी जो अभिभावक हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आधा खर्चा जो है वो स्कूलों का बच गया, बिजली स्कूलों की नहीं जा रही है, बसेस जो है वाहन वो स्कूलों के नहीं चल रहे हैं। तो जब स्कूलों का आधा खर्चा बच रहा है तो अभिभावकों से पूरी फीस क्यों नहीं जा रही है? ये बात कहना चाहते हैं, जो खर्चे की बात है, हाँ बिजली वाली बात बिल्कुल सत्य है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम हो रही है। बिल जो सरकारें जो है मिनिमम चार्जेस का बिल ले रही है, लाखों रुपए महीना जा रहा है। दूसरी बात कहेंगे, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे जो इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, फिटनेस है, वो सारे है अभी भी चल रहे हैं। तो टीचर्स की सैलरी, गवर्नमेंट के आदेश है टीचर्स को पूरी सैलरी देनी है। कहीं भी गवर्नमेंट का ये आदेश नहीं आया कि आप लोग सैलरी में टीचर्स का रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का आदेश का पालन करते हुए हम लोग टीचर को पूरी सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ को पूरी सैलरी दे रहे हैं। हम लोगों ने जो अपना मकान मॉर्गेज करके गिरवी रख के लोन लेके स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, तो उसका लोन भी दे रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। ये बात अलग है, मोरेटोरियम पीरियड मिल गया है, थोड़ा सा हम लोग को डिफर्ड कर दिया गया, लेकिन हमें ब्याज से ब्याज मिला के आगे देना है, तो वो सब कहाँ से निकलेगा? ठीक है, खाली इलेक्ट्रिसिटी का एक हेड है, उसका भी मिनिमम चार्जेस पे करना, सारे खर्चे चल रहे हैं। ये चैलेंज को सारे टीचर्स लगे हुए, कोरोना के सालों में इतना चैलेंजिंग था कि ऑनलाइन पढ़ाना, सारा करके टीचर ने, स्टाफ ने, स्कूल मैनेजमेंट ने मिलकर इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। या तो बच्चों का साल खराब हो जाए, बच्चे पिछड़ जाए, या हम लोग उसको इतने एफर्ट देके ऑनलाइन टीचिंग एड के थ्रू हम लोग बच्चों को अपडेट करते रहे और उसको आगे एजुकेशन को बढ़ाते रहे, जिससे बच्चों का नुकसान न बर्बाद हो। तो खर्चों का अगर टीचर की सैलरी में रिडक्शन होता है, गवर्नमेंट को ऐसे आदेश आप दिखा दें या आ जाए कि हम लोग टीचर को 50% सैलरी दे, तो हो सकता है हम लोग एक फीस भी रिडक्शन कर दें। तो फिर सारे खर्चे वैसे ही बने हुए हैं, खाली इलेक्ट्रिक की यूनिट नहीं चल रही, लेकिन वो भी बिजली वाले जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है आपका पावर कॉर्पोरेशन, वो पूरा मिनिमम चार्जेस पूरा चार्ज कर रहा है। 4 महीने से स्कूल बंद है, लाखों रुपए के लोगों पे बिल आ रहे हैं और लोग स्कूल वाले जमा कर रहे हैं, नहीं तो डिस्कनेक्शन करने। तो खर्चे में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। इस वजह से कोई भी फीस और टीचर्स को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, टीचर को पूरी सैलरी देनी पड़ रही, इसलिए कहीं भी फीस रिडक्शन का कोई औचित्य नहीं होता। और हम लोग फीस रिडक्शन जो फीस बढ़ानी थी हम लोगों ने, हम लोग पिछले साल की फीस कर रहे हैं। इतना इन्फ्लेशन हो गया है कि पेट्रोल के, डीजल के महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन हम लोग फीस पिछले साल के 19-20 की फीस चार्ज कर रहे हैं, सत्र की 20-21 चल रहा, लेकिन फीस हम लोग पिछले साल की चार्ज कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कमी रखी है, इसका भाव को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, संजय सिंह जी आप अपनी बात कह रहे थे, पूरी कीजिए। जी, मैं ये सुन रहा था अतुल जी का और प्रमोद जी का कि भाई एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ है। अभी हम नोएडा में बैठे हैं, मैं भी 2 पेरेंट एसोसिएशन, एक ऑल ओवर पेरेंट एसोसिएशन, ऑल ओवर इंडिया पेरेंट एसोसिएशन, और दूसरा गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का मैं भी सदस्य हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। आपको रोकना चाहूंगी संजय जी, मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हैं आगरा से। मनोज, बताइए क्या कुछ आपकी राय? पापा संस्था के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ।
जो लगभग 1 महीने के अंदर फीस माफी चला दी है। इस माफी से कनेक्टेड चीजें जानना चाहूंगा कि क्या शासन का आदेश पालन कराने के लिए भी हम जनता को आंदोलन करना पड़ेगा क्या? ठीक है मनोज, आपकी आवाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं आ रही है, संपर्क करने की दोबारा आप कोशिश कीजिए। जी संजय जी। तो मैं ये बोल रहा था कि देख लीजिए, हम अभी दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली की बात कर रहे थे, प्रमोद जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में कुछ सुधार नहीं हुआ। दिल्ली में 6वीं और 7वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उनका 3 महीने का फीस 11,000 रुपये है। गाजियाबाद नोएडा में उसी स्कूल के चैन में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका 36,000 3 महीने का किराया है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली सरकार थोड़ा सख्त है इस मामले में। लाख कितना भी लोग कहें कि परफॉर्मेंस नहीं है, सरकार ने अच्छा नहीं किया। अभी यदि आपने देखा होगा सबने कि 27% वहाँ पे सरकारी स्कूल में एजुकेशन में उन्होंने अलॉटमेंट किया। 27% में उन्होंने 98% रिजल्ट भी दिया, जो इस बार किसी भी स्कूल और चैन से सबसे अच्छा रिजल्ट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कड़ाई से उसका अनुपालन किया, क्योंकि अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता पब्लिक स्कूल में, क्योंकि उसी स्कूल का चयन कि जो आपका पुष्प विहार में है, मॉडल टाउन में है, जहाँ भी दिल्ली में है, वहाँ 11,000 8वीं क्लास का आ रहा है, 6वीं क्लास का। और उसी स्कूल का चयन नोएडा और गाजियाबाद में है तो 36,000 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हमारी सरकार की नाकामी है, या कहीं ना कहीं हमारा जो तंत्र है एक तरह से, चाहे हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। और तीसरा जो अतुल जी भी बोल रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अतुल जी से ही सवाल पूछना चाहूँगा, जिनकी जांच चली गई है, 100% जांच चली गई है और उनका बच्चा पढ़ रहा है, और मेरे पास ऐसे उस पेरेंट एसोसिएशन बहुत सारे हैं कि हमारी जांच चली गई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बच्चों को, लेकिन उनको धमकी दी जा रही है कि आप इस ग्रुप में बहुत लोगों को बरगलाइए नहीं, आप फीस दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आपको बच्चों को निकाल ले जाइए। इस तरह से धमकी, इस तरह से धमकी आ रही, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आप कितना कहें। दूसरा, अतुल जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, टीए कहाँ जा रहा है आज के इस डेट पे स्कूल पे? दूसरा, ऑपरेशनल का झाड़ू पोछा और ड्राइवर का खर्चा कहाँ जा रहा है? तीसरा, घर में बैठ कर के ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही हैं तो उनका जो खर्चा होता है कहाँ जा रहा है? बिजली पानी का कहाँ खर्चा जा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि उतना ही हमें देना पड़ता है? जब दिन भर 24 घंटे लाइट बंद रहेगी तो आपका बिजली का मीटर चलेगा क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा एज ए पेरेंट्स। तो ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने, कम से कम इस चैनल के सामने आकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चाहे स्कूल का हो। ये मुझे लगता है कि इस तरह की झूठें पसंद नहीं की जाती, पब्लिक सब देख रही है, तो इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब अतुल जी देंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज अग्रवाल आगरा से। पंकज जी बताइए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पूरा काम धंधा सब चौपट हुआ पड़ा हुआ है, एक पैसे का काम धंधा नहीं है, हम फीस कहाँ से दें? आखिर ये फीस के लिए इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? पेरेंट्स को बार बार मैसेज भेजा जा रहा है, जिससे हम मेंटली अपसेट हो चुके हैं। बच्चों के सामने हमको बेइज्जत होना पड़ रहा है घर में। ठीक है, अतुल जी आप ही जवाब दीजिए। हाँ, जो भी एक बात है कि पेरेंट्स की जॉब चली गई है जी, और उनको स्कूल से प्रेशर आ रहा है, तो उसमें की गवर्नमेंट की जीओ को अच्छे से पढ़े और समझे, उसमें लिखा हुआ है वो स्कूल में प्रार्थना पत्र दे, जॉब चली गई है उसका वो एक सर्टिफिकेट दे, अपनी पासबुक को दिखाएं कि हमारी पहले सैलरी सपोज 50,000 आती थी, आज हमारी सैलरी जॉब चली गई, नील हो गया, कोई उसमें अर्निंग नहीं आई है, अपना पैन नंबर दे। तो उनको ये सबूत देना पड़ेगा कि हम सक्षम है, हमारी जॉब चली गई है, खाली कहने से नहीं होगा, और स्कूल वाले डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। तो जो नहीं करते उनको अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर के है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम उससे सहमत है। लेकिन पेरेंट्स को स्कूल में अपोज रिटर्न तौर पर करना चाहिए और जियो का एक्शन समझना चाहिए गवर्नमेंट का क्या है, उनको अपना सक्षम प्रूव करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, वरना क्या होगा, सक्षम पेरेंट बोल देगा भाई हमारे पास जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, नहीं दे पाएंगे। आपको कुछ तो एविडेंस देनी पड़ेगी कि भाई हम असक्षम है, हम नहीं कर सकते। इस पॉइंट को जरूर समझना पड़ेगा। जहाँ तक खर्चे का सवाल है, हम लोग का स्कूल बंद है तभी टॉपर से बिजली का मिनिमम चार्जेस आ रहा है, वाटर टैक्स हम लोग का पड़ ही रहा है, ठीक है, जो भी बैंक का लोन है उससे हम चलिए ईएमआई चले रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम लोग ले नहीं रहे, लेकिन ट्रांसपोर्ट के सारे खर्चे खाली 25% अगर आप फ्यूल चार्जेस हटा दें तो जो भी इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, फिटनेस है, ड्राइवर खर्चा, वो सारा एडजस्ट चल रहा है। और हम लोग पिछले साल की फीस चार्ज कर रहे हैं, करंट ईयर में किसी स्कूल ने नहीं पढ़ाई है, अगर किसी ने पढ़ाई है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट करें तो करें कहाँ है, मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे डीएम से लेके सीएम तक लोगों ने ट्वीट किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि कारपोरेट और एक तरह से पब्लिक स्कूलों का एक तरह से नेक्सस है। आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, शोभित जेटली आगरा से। जी बोलिए शोभित।
मेरा एक सवाल है इसके अंदर कि जब स्कूलों की बिल्डिंगें बंद हैं और जब स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो ये लोग पूरी फीस क्यों मांग रहे हैं? आगरा के कई स्कूलों के टीचरों को नौकरी से निकाल दिया गया है और कई टीचरों को आधी सैलरी दी जा रही है, तो पेरेंट्स से पूरी फीस की डिमांड क्यों? केवल ट्यूशन फीस लीजिए ना हमसे, केवल ट्यूशन फीस क्यों नहीं ली जा रही है? ठीक है। हाँ अतुल जी, केवल ट्यूशन की फीस लीजिए, हाँ, ट्यूशन की तरह पढ़ाया जा रहा है। अभिभावकों का सवाल, शासन आदेश है उसमें लिखा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्लियर कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा और पिछले वर्ष की पूरी फीस ली जाएगी। वो हम लोग का कंपोजिट फीस बना हुआ, कोई अलग से उसमें कोई हेड नहीं है, वो कंपोजिट फीस ही ली जा रही है। जो मेरा कहना ये है ट्रांसपोर्टेशन फीस, जब लॉकडाउन में बसें चली ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस किस बात की आप बंद कर रहे हैं? गवर्नमेंट का आदेश है नहीं देना तो हम लोग नहीं दे रहे, लेकिन उसके खर्चे तो चल रहे हैं ना स्कूल के। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि टीचर को आधी सैलरी दे रहे, कब दे रहे? बहुत ऐसे बजट प्राइवेट स्कूल की स्कूल में जिनका ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, जिनका स्ट्रेंथ नहीं है, पेरेंट्स की फीस नहीं आ रही है, तो वो पैसा कहाँ से देंगे? वो अपने शिक्षक को पूरा पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो वो गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद मजबूर है। वो 50% भी टीचर्स को दे रहे हैं, यही बहुत है। बहुत स्कूल बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। उसमें हमें रिक्वेस्ट है और पेरेंट लोग थोड़ा सरकार से भी रिक्वेस्ट करें कि इसमें अगर बच्चों की एजुकेशन बचाना, सरकार को थोड़ा डीबीटी उनको कुछ फंड देने पड़ेंगे पेरेंट्स को, उस फंड पे जिससे वो स्कूल की फीस दे पाए, जिससे एजुकेशन भी बचे और स्कूल वाले भी बच पाए, स्कूल बंद होने से बचे। ठीक है प्रमोद जी, आपके पास आऊंगी। आप सुन रहे हैं अभिभावकों को क्या कुछ कहना है। अतुल जी भी सामने आए हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे और वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ रास्ता अभिभावकों के पास है। आपको क्या लगता है, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता जिससे अभिभावकों की भी समस्या दूर हो जाए और जो स्कूल्स है, निजी स्कूल्स है, उनको भी राहत मिले? कुछ ऐसा बीच का रास्ता? देखिए मैडम, इसमें बिल्कुल साफ है। एक तो पहले मैं बताता हूँ कि जो स्कूल एक्ट जो बना था, प्राइवेट स्कूल एक्ट, इसमें उसमें था नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल काम करेगी। ठीक है। और सरकार ये शिक्षा नीति पर कोई बिजनेस नहीं बनाए हुए है, ना ही स्कूल को बिजनेस के तौर पर होना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से आज पूरे हिंदुस्तान में स्कूल जो है ना, इसको धंधा बना करके रखा हुआ है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम है, सारे सरकार को पता है, लेकिन ये पूरी सरकार पूरे शिक्षा नीति को ध्वस्त करना चाहती है। आज जो है केवल ये फी के नाम पे आज जो है अच्छे अच्छे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। और पढ़ाई के नाम पे यदि आप तुलना कीजिए पिछले 50 साल का, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, उस समय हम लोग के पास सरकारी स्कूल हुआ करता था। आज सरकारी स्कूल का कंसेप्ट को ही ध्वस्त कर करके उसके जगह पे पब्लिक स्कूल आया गया। और पब्लिक स्कूल में फी तो आप जो है बिल्कुल पॉकेट से अभिभावक का निचोड़ लेते हैं और पढ़ाई के नाम पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं। मैंने कई स्कूलों में कंप्लेंट किया है। इवन मैं आपको अतुल श्रीवास्तव जी को बता दूं कि यहाँ पे जब डीएम बीएम सिंह थे नोएडा में। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक पंजाब से। किरण, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो मैम। जी किरण बोलिए। मैम, ऐसा है जैसे नॉन सब्जेक्टेबल टीचर्स हैं, उनको तो स्कूल वालों ने बिल्कुल ही निकाल दिया, नौकरी से ही निकाल दी। ठीक है। उनको कि हम 20% भी नहीं दे सकते, हम 50% भी नहीं दे सकते हैं। और जो दोनों मियाँ बीबी जो अगर प्राइवेट पढ़ाते हैं स्कूल में, वो क्या करेंगे? कहाँ सुनवाई करें अपनी? अब ये बताइए, वो तो बेरोजगार हो गए, वो कहाँ जाएं? ठीक है, कौन हमारी सुनवाई करेगा? आप बताइए हमें। ठीक है प्रमोद जी, जी क्या तो रास्ता इनके पास? मैं आपको बता रहा हूं मैडम, ये जो बच्चे को तो बिल्कुल मैं जैसा बताया कि ये पब्लिक स्कूल वाले तो धंधा बना के रखे हैं। और आप कल्पना कीजिए, देखिए किस तरह का है। एक्ट में लिखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। जितने स्कूल है एसोसिएट आपका बनाए हुए हैं चैरिटी बेसिस पे, तो उसमें क्लियर है कि हमको कोई प्रॉफिट नहीं। गवर्नमेंट से आप लैंड लिए हुए हैं, उसको ये कॉन्सेशन रेट पे, तो उनका खर्चा कुछ नहीं है। और एक एवरेज, जैसा कि अभी बताए हुए हैं प्रोफेसर साहब ने, तो उन्होंने क्लियर बताया कि नोएडा में जो स्कूल का एवरेज फी है 10,000 रुपया पर मंथ है। आप सोचिए कि यदि एवरेज एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, जबकि यहाँ पर 1000 है, 600 तो जो है वो एवरेज है। तो 600 में आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब 6 करोड़ रुपया आप जो है पर मंथ का इनकम आ रहा है। ये 6 करोड़ रुपया किस बात का खर्च है भाई? आप जो है उसको एक तरफ चैरिटी चला रहे हैं, एक तरफ जो है वो कर रहे हैं, और एक तरफ आप उसको धंधा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। जो दर्शक है हमारे, उनका ये सवाल था कि उनको ये कहा गया है स्कूल की तरफ से कि तुम्हें सिर्फ 20% ही सैलरी दी जाएगी, तो ऐसे में वो क्या करें?
वो अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी भी कम मिल रही है, इसी के साथ ये उन्हें जो मैनेजमेंट निकाला जा है, रहा है कई टीचर्स को। देखिए, तो स्कूल- उनके पास क्या रास्ता बचा है, वो आगे क्या कर सकते उनके रास्ता है कि वो जो मैनेजमेंट पे जाकर के धरना दे, गवर्नमेंट में जो है कंप्लेंट करें, कोर्ट में केस करें कि एक तरफ तो आप फी क्लेम कर रहे हो 100% प्लस और एक्सीड कर रहे हो आप रेट को, और दूसरे तरफ आप जो है इनडायरेक्ट वे में, मैं आपको बता दूं कई स्कूल में ऐसा भी है कि वो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए तो दिखा रहे हैं 25,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं और लिफाफा में बंद करके आप उनको कैश दे रहे हैं और उनसे कैश ले रहे हैं रिटर्न में। ठीक है, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र कुमार अलीगढ़ से। जी जितेंद्र बोलिए। मैम कहना चाहूंगा, अभी तक जो मैंने दसवीं स्थिति देखी है, स्कूलों की करंट पोजीशन ये है, ऑनलाइन पढ़ाई के किया किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई से आप रिमूव नहीं कर सकते, ना ही उसका नाम काट सकते, बस मेरे बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई से उसे रिमूव कर दिया गया। 3 बार कंप्लेंट करने के बाद जब डीएसओ साहब से इस बात हुई, धनंजय शर्मा जी थे, तो उन्होंने एक बार जोड़ दिया, देन उन्होंने दोबारा उस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई से रिमूव कर दिया, केवल कारण मैंने फीस जमा नहीं की। ये कंप्लेंट में उनके पास कहने गया, उन्होंने मेरे नाम FIR और करा दी कि उन्होंने यहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बदतमीजी की, गाली गलौज की, मारपीट की, इस तरीके की, जबकि मेरे पास वो सारे एविडेंस विद वीडियो अवेलेबल है, जहाँ एक पुलिसकर्मी भी बैठे थे, उनके सामने सारी बातें हुई थी। क्या आज 9,000 व्यक्ति 2 बच्चों को पढ़ा सकता है, किराए के मकान में किराया दे सकता है, खा सकता है, क्या कर सकता है, मेरे को जानकारी चाहिए। ठीक है, अतुल जी जवाब दीजिए इसका। हाँ, हम आपको ये कहना चाहेंगे, जो ये स्थिति सबसे पहले अपना जो स्कूल वालों को अपना दुश्मन न समझ के एक फ्रेंडली उसमें बने, आपके शिक्षक हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, उनके साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम को बताएं और गवर्नमेंट के ऑर्डर को अच्छे से समझें। गवर्नमेंट ने वहाँ सुनने वाला है कौन? सुनने वाला कौन है श्रीवास्तव जी? स्कूल कहाँ सुन रहा है? डीएम ने, यूपी सरकार ने यह आदेश दिया था कि कोई भी स्कूल में किताब की दुकानें नहीं होगी, आप वहां पर धंधा नहीं करवाइएगा कि 50 रुपए का किताब 500 में बेचिए। इसके बावजूद भी मैंने खुद कंप्लेंट किया था, बीएन सिंह जब यहाँ के डीएम थे, उसके बाद यहाँ जागरण पब्लिक स्कूल पर 1 लाख रुपया का जुर्माना हुआ था और इस तरह से कई स्कूलों में जुर्माना हुआ है। मैं उस कमेटी में मैं था और उसके बावजूद भी आज भी देखिए कि सारे स्कूल में इसको किताबों के नाम पे, बैग के नाम पे ये बिजनेस कर रहे हैं, ये मजाक बनाए हुए हैं और वो स्कूल मैनेजमेंट सुनेगा इस बात को? मैं खुद गया था स्कूल मैनेजमेंट के पास, कोई सुनने को राजी नहीं होता है, जबकि हम तो कॉम्पिटेंट थे। जो लोग जो अभी आप दर्द सुन रहे हैं अभिभावक को, कोई लेडी जो बोल रही है मैं क्या करूं अब ऐसी हालत में, कोई कह रहे हैं कि जी हम बच्चों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिए मरना होता है बच्चों के लिए गार्जियन को, कि वो कहते हैं जी फी के नाम पे जो है हम पढ़ा नहीं पाते हैं। देखिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, ये प्रशासन को देखना होगा और इस पे जो है बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये सवाल केवल बच्चों का फी का नहीं है, बच्चों का भविष्य का है। जब फाउंडेशन में आप ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें फी और घूस देकर के पढ़ाई किया जा रहा है, तो आगे बच्चा देश का निर्माण क्या करेगा? मैं नहीं समझता हूं कि ये बच्चे का जो भविष्य उज्जवल के लिए हम कहीं भेज रहे हैं। ये हम बच्चे को तो एक तरह से जो हम क्रिमिनल बना रहे हैं। कल होकर के बच्चा घूसखोर होगा, बच्चा जो है देश के प्रति उसका सम्मान नहीं होगा। जो बच्चा आज जो है फी के नाम पे पढ़ाई से वंचित हो जाएगा और उसको अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं मिलेगा, वो बच्चा क्या करेगा? एग्जाम्पल आप लीजिए एकलव्य से, एकलव्य को और जो जब कर्ण को जब शिक्षा दी नहीं गई थी तो उसका रिवॉल्यूशन हुआ था वहां पे। प्रमोद जी अतुल जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अमित कुमार बुलंदशहर से। अमित जी बोलिए, क्या कुछ कहना है आपका? ये कहना यह है कि मैडम मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों को फीस को लेकर है कि सबसे रोजगार बर्बाद हो चुका है, कि मैं चाहता हूँ कि फीस माफ हो बच्चों की। ठीक है, तो ये तमाम जो अभिभावक जुड़ रहे हैं वो यही ज्यादातर कह रहे हैं कि जो फीस लेने के लिए कहा जा रहा है निजी स्कूल्स की तरफ से, वो माफ की जाए और स्कूल नहीं ली जाए। ठीक है अतुल जी, इसका क्या जवाब देंगे? जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि माफ करने का सवाल है, क्योंकि स्कूल के सारे खर्चे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो स्कूल एक पोजीशन में नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए, फंडिंग करना चाहिए, उनको वाउचर पे पैसा चाहिए। सुनेगा कौन? किसके पास करेगा? जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो अभिभावक क्या धक्का खाते रहे इसके लिए? देखिए इस बीच आपको भी समझना चाहिए, लॉकडाउन की स्थिति में कई, ठीक है अतुल जी, जब ठीक है लॉकडाउन की स्थिति में कई लोगों की नौकरी गई, कई लोगों की रोजगार चले गए, लोग कमा नहीं पाए, तो स्कूलों को भी समझना चाहिए, कुछ भार कम कर देना चाहिए।
कई चीजें हैं उनमें रियायतें देनी चाहिए, लेकिन नहीं, निजी स्कूल्स की तरफ से देखा जा रहा है एक मेंटल प्रेशर जो है वो अभिभावकों पे बनाया जा रहा है। जो बच्चे थे वो भी एक मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता हैं उनकी कहीं ना कहीं वो बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश उपाध्याय वाराणसी से। अखिलेश जी बताइए, क्या कुछ कहना है आपका? हमें यही कहना है कि फीस वगैरह कुछ इसमें माफी नहीं दी जा रही है स्कूलों से। जी, क्या कुछ कहना है आपका? स्कूल से कोई भी फीस माफी नहीं की जा रही, जैसे कि आपका बिजली बिल भी बच रहा है, बच्चों को कम से कम 10-20% का गैस देना चाहिए ठीक है लॉकडाउन की स्थिति में, ताकि गार्जियन उसका फायदा कुछ उठा सके। एक तो सोर्स ऑफ इनकम सारे बंद हो चुके हैं आदमी के। ठीक है अतुल जी, आज ज्यादातर सवालों के जवाब आपको ही देने हैं। हाँ, जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, उनका व्यापार डिस्टर्ब हुआ, नौकरी गई है, सैलरी कम हुई है, सैलरी कट हुई है, ये बात हम लोग अच्छे समझते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्कूल वालों को समस्याएं हैं कि वो लोग कैसे करें, उनको भी स्टेब्लिश रन करना, उनकी भी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। स्कूल बंद हो रहे हैं, वो लोग लोन नहीं पे कर पा रहे, टीचर की सैलरी कट कर पा रहे, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज इंडस्ट्री को दिया, एग्रीकल्चर को दिया, लेबर को दिया, कहीं भी उन्होंने एजुकेशन के नाम में 3 पैसा भी नहीं रखा है कि एजुकेशन कैसे चलेगी। आप इंडस्ट्री चला ले गए। अतुल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, तो आप गवर्नमेंट को भी पेरेंट्स को फंडिंग करना चाहिए, जब एजुकेशन लोन के फॉर्म में या सब्सिडी फॉर्म में वाउचर दे। अगर सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, सरकार उन सब टीचर को पैसा दे रही, सारे खर्चे कर रही है, तो क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक नहीं है? उनको क्या वेतन नहीं मिलना चाहिए जो इस लॉकडाउन में कितनी अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन देते आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में देंगे? तो सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है और अभिभावक को भी समस्या है, उन्हें भी टीचर्स को पैसा देना है। अतुल जी यदि सुन रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा अतुल जी से कि अतुल जी ये देखिए कि आप बिना सब्सिडी के जो कोई भी स्कूल चाहे देख लीजिए, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गाजियाबाद का, चाहे नोएडा का, चाहे लखनऊ का, उसकी चैन पे चैन खुलती चली जाती बिना सब्सिडी के। जिस दिन सब्सिडी मिलेगी तब तो आप एक स्कूल 2 स्कूल की जगह तो 10 स्कूल एक साथ खोलेंगे। तो ये हालत है। दूसरी चीज, सब्सिडी स्कूल को नहीं, पेरेंट्स को देना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को बच्चों का एजुकेशन दे पाते हैं। दूसरा कंपोजिट फीस के नाम पे जो गोरख धंधा, हम तो यहाँ खुलेआम कहना चाहेंगे, हम यूपी सरकार का बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहा हूँ। ठीक है जी, मैं एक बात पूरा कर लूँ जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, आप सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय अग्रवाल आगरा से। जी संजय बोलिए। हाँ मैम बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे 3 महीने लॉकडाउन पीरियड में काम धंधे बंद रहे हैं, सब बेचारे परेशान हैं। हेलो जी बोलिए संजय। सर मैम, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने हमारे काम धंधे बिल्कुल बंद करा दिए, स्कूल हमारे लॉकडाउन की फीस तो मांग रहे हैं, स्कूल खुले नहीं है। ठीक है अतुल जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले का टीचर काम धंधे डिस्टर्ब हुए तो स्कूल के पास गवर्नमेंट ऑर्डर के आदेश की जाके अपनी प्रार्थना पत्र दे, स्कूल वाले डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, कुछ माफ करेंगे, डिफर्ड करेंगे, लेकिन उनको जाना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा इनकम रिड्यूस हुई है। खाली ये कह देने से जो कि सच्चे पेरेंट ये कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं दे पाए, इससे नहीं चलेगा। और सरकार के भी उनको अनुरोध करना चाहिए, वो फंडिंग पेरेंट्स को करे, स्कूल को पैसा मत दे, सरकार उनको वाउचर दे, पैसा दे, जिससे वो अपने बच्चे की फीस जमा करे। इसमें सरकार को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे एजुकेशन बच पाए। ठीक है अतुल जी, आज आपको तैयार रहना है, क्योंकि ज्यादातर अभिभावकों की जो सवाल है आपको ही देने, तो तैयार होकर बैठ जाइए आप। ठीक है संजय जी, क्या आप बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कई मामलों में बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, ठीक है, और आज भी प्रशंसक हूँ, लेकिन जिस तरह से शिक्षा के मामले में और ये फीस के मामले में जिस तरह से सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि मैं कई पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, कई बार 20 बार ट्वीट करने के बाद, मैसेज करने के बाद, डीएम से मिलने के बाद, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है कि यहाँ के स्कूलों में और सरकार में मिली भगत है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक कंपोजिट फीस के नाम पे जो खेल चल रहा है, कंपोजिट, हम बार बार दिल्ली का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के स्कूलों से यदि हम मांगते हैं कि हमें आप कंपोजिट फीस का हिसाब किताब दीजिए, ब्रेकअप दे दीजिए, दिल्ली में हमें ये ब्रेकअप मिल जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब हम कंपोजिट फीस के नाम पे ब्रेकअप मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता।
क्योंकि उस कंपोजिट फीस में क्या क्या लिया जा रहा है, ट्यूशन फीस के अलावा डेवलपमेंट फीस, स्पोर्ट्स, लैब, आईटी, एक्टिविटीज, पता नहीं कितनी सारी फीस जोड़ करके ली जा रही हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ मात्र ट्यूशन फीस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ना आईटी का लैब चल रहा है, ना एक्टिविटी चल रही है, ना स्पोर्ट्स चल रहा है, सब ली जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं किन फैसिलिटीज के नाम पर बहुत सारी चीजों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ब्रेकअप क्यों नहीं दिया जा रहा है? अतुल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे ब्रेकअप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं आप? क्यों सरकार से मिली भगत आपकी? अतुल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुके, बिट्टू हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से। बिट्टू बोलिए, क्या कुछ आपको कहना है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऑनलाइन पढ़ाई हम पर जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था नहीं है? ये बताइए, क्या हमारा सिस्टम इस बात के लिए तैयार था? क्या हमको इस बात के लिए बताया कि आप इसके लिए तैयार है या नहीं है? हम पूरी फीस दे रहे हैं, क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दे रहे हैं? ये बताइए, क्या ये बताइए, किसी भी परिवार में एक बच्चा होने पर, एक से अधिक बच्चे होने पर, क्या सरकार ने सोचा कि ये उनके बच्चे पढ़ाई मेंटेन कैसे करेंगे? क्या स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं? क्या उन्होंने ये सोचा कि हम इन बच्चों को पढ़ाई के नाम पर क्या शब्द ले रहे हैं? केवल ऑनलाइन पढ़ाई, क्या हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार है? ठीक है, एक तो अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई उन पर थोपी गई, वो चाहते नहीं थे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन जब थोपी गई तो उसके बाद मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है कि नहीं आप फीस दो, वरना आपके बच्चों का जो भविष्य है वो खराब कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। कई स्कूल ऐसे हैं जो धमकी दे रहे हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो कहा कि ब्रेकअप क्यों नहीं देते। रेगुलेशन एक्ट से पहले पूरा ब्रेकअप था, अलग अलग हेड की फीस डिक्लेयर करते थे, लेकिन जब सरकार की रेगुलेशन एक्ट लाई तो उसने कहा आपका कंपोजिट फीस ही आपको एक हेड आपका रहेगा। तो हम लोग कंपोजिट फीस किया और गवर्नमेंट ने पूरा क्लियर आदेश किया कि ट्रांसपोर्ट फीस छोड़ के बाकी सारे हेड ले लिए हैं। कि गवर्नमेंट बहुत समझते उसके ऊपर भी बहुत संवेदनशील है शिक्षा के प्रति। इसीलिए मोदी जी, योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि अगर स्कूल वाले फीस नहीं लेंगे तो कहाँ से अपने शिक्षक को देंगे, कहाँ से अपना एस्टेब्लिशमेंट चलाएंगे। दूसरी बात, जो ऑनलाइन थोपने की बात है, किसी को नहीं मालूम था कि ऑनलाइन होगी ये मार्च से पहले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आई कोरोना काल में और स्कूल वाले भी प्रिपेयर नहीं थे, ना पेरेंट्स प्रिपेयर थे एटलीस्ट, लेकिन स्कूल वालों ने इतना लॉकडाउन के दौरान भी अपने आप को प्रिपेयर करके डे 1 से अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश की। और कोई ऑप्शन इसका है नहीं, अगर कोई पेरेंट या कोई और लोग सजेस्ट करें तो हम लोग उससे जा सकते हैं, या तो बच्चे का साल खराब करें या ऑनलाइन पेरेंट्स की मदद से अगर ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू बच्चे का साल बच सकता है, उसकी एजुकेशन हो सकती है जैसे बच्चे हो रहे हैं, किसी के बच्चा पिछड़े ना, इसलिए स्कूल वाले पूरा एफर्ट करा रहे हैं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट्स की बहुत सहयोग मिल रहा है और जिसकी वजह से अच्छी एजुकेशन हो पा रही है। तो ये किसी तरफ थोपा नहीं गया है, ये आपकी चर्चा है, या तो बच्चे का साल बर्बाद कर लीजिए या सिचुएशन से कदम मिला के उसको फेस कीजिए। ये पेरेंट्स की ऑप्शन है, आप चाहे तो पढ़ाएं चाहे तो ना पढ़ाएं। पेरेंट्स के पास में कोई और विकल्प नहीं है ना, पेरेंट्स के पास में कोई और विकल्प नहीं है, वो भी अब मजबूर होके वो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन। हालांकि बच्चों की भी शिकायत है कि ऑनलाइन उनसे पढ़ाई जो है ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, कई चीजें सामने आ रही हैं, तो विकल्प उनके सामने भी नहीं है पेरेंट्स के सामने। इसमें मैं बताता हूं, जो अभिभावक, जैसे आपने कई कॉलर आया हुआ है अभिभावक का, और सबका देखिएगा कि कितनी दर्द अंदर से भरा हुआ है, उनके पास कितनी लाचारी है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, अंधकार है। ये कई लोग जो बेइज्जती महसूस करते हैं अपने बच्चों के सामने कि फी के कारण हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन में भी जो बच्चों का, जैसा अभी बघेल साहब ने बताया कि जो सिस्टम है, क्या सिस्टम, उससे अच्छा तो फिर किताब रखा हुआ है ना सामने में, जब पढ़ना ही है ऑनलाइन से तो किताब से पढ़ लेगा। आप इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य के साथ जो है आप खेल रहे हैं, और ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया चल रहा है, और ये अंडर द शेल्टर ऑफ द गवर्नमेंट चल रहा है। इसमें तो माननीय न्यायालय को बड़ा गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन बुद्ध प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। बोलिए बुद्ध प्रकाश, क्या कुछ कहना है आपका? नमस्कार, मैं बुद्ध प्रकाश, वरिष्ठ समाज सेवी, राजधानी रतन मेरठ से बोल रहा हूँ जी। और ये जो साधना न्यूज पे आपका कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जहाँ इंसान आर्थिक रूप से टूटा है, वहीं ये जो स्कूल हैं, ये बच्चों के ऊपर फीसों का, अभिभावकों के ऊपर दबाव बना रहे फीस जमा करने का। जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है वो फीस कहाँ से देंगे? ये अतिरिक्त शोषण हो रहा है अभिभावकों का। मैं पूर्ण सहमत हूँ आपकी इस मुहिम के लिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा माफिया जो है, इन्होंने एक शिक्षा, जो एक धर्म था, एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाता था, अपना धर्म समझता था, इन्होंने एक व्यापार बना दिया और इसके अंदर बड़े बड़े शिक्षा माफिया
जिन्होंने बच्चों की शिक्षा को एक व्यापार बना लिया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अतुल जी, ऐसा क्यों लगता है ज्यादातर अभिभावकों को कि शिक्षा का व्यापार हो रहा है? जी, और जो शिक्षा माफिया की बात प्रमोद जी ने की और अभी जो आपके कॉलेज में भी किया था, उनको ये वो शिक्षा माफिया के पास वो क्यों जाते हैं? कोई शिक्षा माफिया के पास नहीं जाता शरीफ आदमी। सर लाचारी है, अगर इस पास जाते हैं इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ उनको मिल रहा है, कहीं ना लाचारी है। जैसा अभी बघेल साहब बता रहे थे कि दिल्ली में इस तरह का व्यवस्था है, आज आपको बता दीजिए सरकारी स्कूल में जैसा बता रहे थे कि 27% वहाँ जो है दिया गया है बजट का, इसके बावजूद एक IAS के बच्चे, एक IPS के बच्चे, एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे, एक मंत्री के बच्चे, एक विधायक के बच्चे या कोई भी जो साधारण के बच्चे को हमको बता दीजिए कि दिल्ली का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ तो सरकारी स्कूल ध्वस्त हो गया, दूसरे तरफ से जो है पब्लिक स्कूल के नाम पे भी लोग लूट खसोट। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज सही में नहीं। मैडम देखिए, आप यहाँ दुविधा गार्जियन के साथ हो गया है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आज तो बच्चा को के साथ मजाक सरकार बना रही है और उसके शेल्टर में, उसके अंडर द ऑफ अम्ब्रेला ये पब्लिक स्कूल का जितने मालिक हैं जो बैठे हुए हैं, जो शिक्षा माफिया हैं वो बैठे हुए हैं। और सबके साथ मैं बड़ा बेबाक से आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कहीं न कहीं एक दूसरे का घुसपैठ है, ये दोनों का कॉन्स्पिरेसी है। क्या गवर्नमेंट नहीं जान रही है? क्या कहती है कि आप शिक्षा पे जो है आप बढ़ाइए नहीं फी, इसके बाद भी बढ़ा देता है। आप देखिए कितना बड़ा लूट खसोट है। मैंने आपको हिसाब दिया कि आप एवरेज 600 स्टूडेंट ले लीजिए और 10,000 जो एवरेज फी है, 6 करोड़ रुपया बनता है पर मंथ का। क्या कहां आप खर्च कर रहे हो? और पढ़ाने के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दावे के साथ कर रहा हूं, या तो अतुल जी को नहीं है तो हमको बड़ा डिबेट कर लें अच्छी तरह से कि आप कहां पे जो है बच्चों को किस तरह से शिक्षा आप दे रहे हैं। एक चीज का जो मैं स्कूल में गया था, आपको बता दूं कि मैं जागरण स्कूल में, चूंकि एज ए मैं भी अभिभावक हूं, मैं पूछने के लिए गया एक बहुत ही सीनियर टीचर से कि भाई हमको ये, आप मैथ के टीचर हो, आप ये बता दो बेसिक चीज का। वो बता नहीं पाए थे। बेसिक पहली क्लास का मैंने सवाल किया था। तो ये कुल मिलाकर के ये शिक्षा के नाम पे सरकार एज वेल एज ये माफिया ग्रुप है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। और कोई भी बच्चे का जो है भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा है, भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार जा रहा है। पहले का आप देख लीजिए, आपके समय में भी जो पढ़ाई हुई होगी, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, उस समय का शिक्षा स्तर और आज के शिक्षा स्तर में बिल्कुल आसमान और जमीन का अंतर है। आज केवल पैसे का लूट कर रहे हैं। आज हम उस बच्चे को यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी आगे बढ़कर के पैसे का लूट खसोट करना। ये देशभक्ति की पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है प्रमोद जी, डिबेट कराएंगे लेकिन उसके लिए अलग से वक्त निकालेंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो हमारे साथ जुड़े और उनकी जो समस्याएं हैं वो हम सुने, आप सुने और उनकी समस्याओं का कैसे निदान हो सके उसको हम निष्कर्ष पर आए। ठीक है, सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। सुरेंद्र बोलिए, क्या कुछ आपका कहना है? मैम मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो सरकार ने आदेश दिया है कि ट्यूशन फीस दी जाएगी, लेकिन ट्यूशन फीस का प्रारूप इन लोगों ने चेंज कर दिया है। अगर मेरे बच्चे जो आगरा में पढ़ते हैं, पिछले साल तक जो टोटल फीस जाया करती थी, जैसे 8,000 रुपए 3 महीने की कंपोजिट फीस जाया करती थी, उनको उसको उन्होंने अपना कंपोजिट फीस कर दिया है, ट्यूशन फीस हटा दिया है। जितने भी उसमें चार्जेस हुआ करते थे वो सारे चार्जेस ट्यूशन फीस के नाम पर इन्होंने पूरा उतना ही रखा हुआ है। फीस में कोई चेंज नहीं है जो पिछले साल थी और जो इस बार कंपोजिट ट्यूशन फीस की बात की जा रही है। नंबर 2, स्कूल में जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं तो पीरियड्स भी कम कर दिए गए हैं जो लगते थे, टीचर्स की संख्या इन्होंने कम कर दी है, टीचर्स की सैलरी कम कर दी है, अपने यहाँ से स्टाफ हटा दी है, तो फिर पूरी फीस की मांग क्यों कर रहे हैं? फीस में कंसेशन आखिर स्कूल वाले देना क्यों नहीं चाहते? ठीक है अतुल जी, सुना आपने? जो कह रही है रिपीट कर चुके हैं, ये बात बता रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट का आदेश नहीं हुआ है लेकिन जवाब सैलरी कम की जाए, इसे पूरी सैलरी दी जा रही है, स्टाफ को पूरी सैलरी दे रही, सारे एक्स्ट्रा वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जरूर कम हुई, बाकी सारे हेड हो रहे हैं। तो कोई भी खर्चे सभी नहीं है और लोग इसके साथ पुरानी फीस ले रहे हैं, सेवा के लिए नहीं चला रहे हैं, लूट के लिए आप बता रहे कुछ बड़े स्कूल 1% ऐसे होंगे, बाकी बजट प्राइवेट स्कूल बहुत ऐसे जिनकी फीस 2,000 से कम है ना, उन लोगों का जापाव भी बहुत ज्यादा हो गया, उनके पास लोन लाइबिलिटीज भी बहुत है, जो सैलरी के हैक है। तो अगर वो लोग फीस और फर्दर कम कर देंगे तो वो अपने अतुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोनिका जी, एक चीज यहाँ बताना चाहूँगा कि ये पूरी सरकार या हम कहें पूरी व्यवस्था
शिक्षा और स्वास्थ्य एक तरह से जो किसी भी समाज की सबसे बेसिक बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें किस तरह से प्राइवेट लोगों को घुसा करके और सरकारी तंत्र का एकदम से कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है और सबसे ज़्यादा लागत भी इसी में लगती है। इसीलिए वो क्या किया, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में प्राइवेट प्लेयर, और नाम रख दिया पब्लिक का, है प्राइवेट कंपनियां, और नाम रखा है पब्लिक स्कूल। तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे एकदम से प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट करा करके उसकी कमर तोड़ करके मुनाफा कमाने का काम। अब इसमें सिर्फ कारपोरेट नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें सरकार भी उतनी मिली भगत है। प्रमोद भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये मिली भगत है, एक नेक्सस है, एक माफिया है, और जानते हैं कि हमें पैसा यहीं से कमाना है, क्योंकि हर 5 साल बाद उनको चुनाव लड़ना, चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यही स्कूल वाले देंगे जो हर साल एक और बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। क्योंकि जो पैसा कमाते एक बिल्डिंग खड़ी करें, कुछ नेताओं को दे देंगे और उनसे अपना चलता रहेगा, और बेचारा आम आदमी पिसता रहेगा। ये बेसिकली हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं यहाँ बार बार कहता हूँ कि डीएम के पास जाइए, सीएम के पास जाइए, पीएम के पास जाइए, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं चीजें क्या चल रही है। ठीक है, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, श्वेता मेरठ से जुड़ी हैं। श्वेता बताइए, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फी का प्रेशर आ रहा है हम लोग के ऊपर एज अ पेरेंट, तो फी मांगते टाइम कोई मानवीयता या कुछ मानसिकता वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास सैलरी जो है वो सैलरी 50% आती है अगर, तो हम फी को 100% कैसे डिपॉजिट करें? और हमें ये कंपल्सन भी है कि बच्चे को अगर हम फोन या एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करा पा रहे तो वो भी हमारी फॉल्ट है। तो स्कूल को इस बात से मतलब ही नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ाई करा ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही, और फिर एग्जाम के नाम पे हमें थ्रेट दिया जा रहा है। फिर कब तो कहेंगे आपके बच्चे का नाम कट गया। मेरा बच्चा मेरठ पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और वहाँ पर फी मांगी जा रही है मुझसे, स्टाफ टीचर से तो फी मंगवाई जा रही है कि उनका तो ड्यूटी बन गई है ना कॉल करना पेरेंट्स को। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही है कि हम फी किस रूप में कहाँ से भरें जब हमारी सैलरी हमारी पूरी नहीं आ रही, बिजनेस तक पड़े हुए हैं। ठीक है, अतुल जी अगर आप सुन रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स, इसमें जो पेरेंट्स को जेन्युइन प्रॉब्लम हम लोग समझ रहे हैं, जिनकी अर्निंग इफेक्ट हुई है, उन पेरेंट्स को गवर्नमेंट से गुहार करनी चाहिए और गवर्नमेंट को पेरेंट्स को फंडिंग करनी चाहिए। पेरेंट्स ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को बच्चों के एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को फंडिंग करनी चाहिए, है ना। पेरेंट्स को पैसा दे जिससे पेरेंट जो है अपने बच्चे के एजुकेशन करा पाए, जिससे बच्चों की एजुकेशन भी हो पाएगी और स्कूल भी बच पाएंगे। इसमें जो अगर दोनों को एक सोल्यूशन निकल सकता है तो गवर्नमेंट को अतुल जी से मैं एक सवाल करूंगा, पड़ेगी। हम क्या ये डाटा दे सकते हैं कितने गार्जियन ने, कितने अभिभावक ने कंप्लेन किया है ये एसोसिएशन से और स्कूल से, और किस पे कितनी कार्रवाई ली गई है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1% भी ऐसा नहीं होगा। अतुल जी आप कह रहे हैं कि बार बार आप कंप्लेन करने से क्या मिला है? आप सुन रहा है, पैसा चढ़ा के आ गए, एक नेक्सस मिले हुए हैं, आप लोग पूरा का पूरा जो है लूट की धंधा एक कर रहे हैं, वो सुनने वाला कौन है? जवाब ले लीजिए अतुल जी से। सरकारी तंत्र को पैसा चढ़ा दिया, अब क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा नेक्सस है। आप लोगों को गवर्नमेंट को अप्रोच करनी पड़ेगी आपकी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से। गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आएगा, ये भी पता चलेगा कि कितना बड़ा जो है यहाँ घपला चल रहा है शिक्षा में, माफिया में। ठीक है, देखिए वक्त की कमी है इसलिए एक एक फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगी। प्रमोद जी आपके पास आऊंगी, क्या सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती और सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकती है इस पूरे मामले में? क्योंकि सरकार का दखल देना अब जरूरी इसलिए लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट पहले ही जो याचिका है वो खारिज कर चुका है। मैडम देखिए, सरकार का ये सबसे बेसिक जिम्मेवारी होती है। सरकार का जिम्मेवारी होता है, यहाँ जब हमारा संविधान पढ़िएगा तो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, और शिक्षा का अधिकार में फ्री शिक्षा था पहले, ठीक है, 10वीं क्लास तक के। आज फ्री शिक्षा के नाम पे जो है आप एवरेज जो गार्जियन जितना कमा रहे हैं उसका 1/3 शिक्षा पे वो खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई और देखरेख में। 1/3 आप सोच सकते हैं कि अपना कितना बड़ा जो है कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है? कुल मिलाकर के 0 मिलता है। ये लोग लूट रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये शिक्षा दे नहीं रहे हैं, ये शिक्षा माफियागिरी कर रहे हैं, और इसमें राज्य सरकार का बिल्कुल बनता है। यदि समय रहते भर में इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो जनता इसको करारा जवाब देगी। ये नहीं समझेंगे कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता ये जान रही है कि यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिक्षा माफियाओं को आप उससे मदद ही नहीं कर रहे हैं, उसको मिली भगत कर करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
एक तरफ फ्री के नाम पे आप जो है उसको फ्री जमीन दे रहे हैं और भी बहुत सारे स्कीम आप फ्री दे रहे हैं, दूसरे तरफ उसका लूट का और साधन बढ़ा रहे हैं आप कर करके। तो इनको डायरेक्टली आकर के इस पर बहुत कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, क्योंकि समय कम है पर मुझे आपको रोकना चाहूंगी। संजय जी आपसे मेरा ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल ये भी था, जैसा कि आपने बताया कि एक मेंटल प्रेशर जो है वो अभिभावकों पर भी है, साथ ही उनके बच्चों पर भी है, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, बाद में घर आते थे, खेलते थे, लेकिन अब जो स्थिति है बच्चे घर में ही पढ़ते हैं, पेरेंट्स के सामने पढ़ते हैं, और ऊपर से अब जो फीस मांगी जा रही है उसके पैसे जो है अभिभावकों के पास नहीं है, पूरी फीस मांगी जा रही है। ऐसे में जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। देखिए ये पूरा कुल मिला के सरकार ही कर सकती है। मैं एक स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी एक हमारे पास केस आया था, 8वीं में बच्चा एडमिशन लेना चाहता था दिल्ली के किसी स्कूल में, तो स्कूल ने 8वीं में एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, 8 स्कूल के क्या माना 50,000 रुपए डोनेशन, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। 35,000 रुपए 3 महीने का फीस, मई जून जुलाई, जबकि एडमिशन ले रहा अगस्त में 36,000। और जब इसकी एकदम से कंप्लेंट, क्योंकि सरकार की वहाँ नोटिस है, गवर्नर का नोटिस है दिल्ली सरकार में, तो उस बंदे ने जिसने शिकायत की जाके मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, तो वो पूरी फीस काट करके 11,000 मात्र रुपए देनी पड़ी। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार जैसी सरकार दूसरे राज्यों में हो जाए तो मुझे लगता है अध्यक्ष जो ठीक है, समय की कमी इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, समय की कमी आप लोगों को रोकना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो अभिभावक थे उन तमाम अभिभावकों की जो सवाल थे, जो राय थी, उनको आपने सुना, उनके सवालों के जवाब आपने दिए। तो तमाम जो अभिभावक थे, ये शो इसीलिए बनाया गया ताकि उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं का निदान निकाला जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों की जो याचिका थी उसकी सुनवाई नहीं की, उसकी सुनवाई से इनकार करते हुए दोबारा उन्हें हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा और कहा कि वहां पर आपकी सुनवाई होगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में निष्कर्ष आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।